नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं राकेश यागा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं अगले पार्ट के बारे में, जो हमारा होगा मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हम पिछले पार्ट में कर चुके हैं उत्सर्जन क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र के मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में, जिसमें हम वृक्क हो गया, उसके बाद अगर बात करें मूत्र वाहिनी हो गई, मूत्राशय हो गया, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। फिर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नेफ्रॉन के बारे में। कहने का मतलब हमारा पार्ट ये जो है ना, ये दो बातों के ऊपर चलने वाला है। एक तो हम पढ़ेंगे बनावट किसकी, मानव उत्सर्जन तंत्र की, मानव उत्सर्जन तंत्र की बनावट पढ़ेंगे। उसके बाद उसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा उत्सर्जन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। तो जो भी मैंने करवाया है उसका आपने नोट्स बनाया होगा, बहुत दमदार तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। 10th क्लास की अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ये मैं आपकी गारंटी लेता हूँ। जो क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया है वो आप देख सकते हैं पीछे के पेपर लेके, उसमें आपको मिलेगा भी, है ना। कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं ये बात मैं आपको बार बार बोलता हूँ। अच्छे से पढ़ो, दमदार तरीके से पढ़ो। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। या फिर आप टेलीग्राम पर फॉलो करने के लिए आप हमें सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर ज्ञान का अड्डा नाम से, तो हमारा चैनल मिलेगा, उस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। चलिए बात करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। किसके बारे में? मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में चर्चा करते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र, एक मिनट भाई। मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक यही चलेगा। देखिए, सबसे पहले बात आती है मानव उत्सर्जन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो ध्यान रखना बाबू, मानव उत्सर्जन तंत्र को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। किसको बाबू? इस मानव उत्सर्जन तंत्र को, मानव उत्सर्जन तंत्र को 4 भागों में बांटा गया है। और वो 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है वृक्क, वृक्क का मतलब किडनी, है ना। दूसरा है मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी। इसके बाद 3 नंबर जो है ना, उसका नाम है बाबू मूत्राशय, मूत्राशय। और उसके बाद आएगा मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। ये 4 पार्ट हम पढ़ेंगे किसके अंदर? मानव उत्सर्जन तंत्र में। पहले इनकी बनावट पढ़ेंगे, फिर इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं किसके बारे में? वृक्क के बारे में। आपको इसी प्रकार से लिखना है जिससे कि आपको एक याद हो जाए अच्छे से। तो बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में? वृक्क के बारे में चर्चा करते हैं। वृक्क क्या होता है? वृक्क का मतलब किडनी होता है। पहली बात तो मैं आपको बता चुका हूं कई बार, वृक्क का मतलब होता है किडनी। तो आज हम किडनी के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। किडनी किस प्रकार से बनी होती है और क्या क्या काम करती है, वो हम चर्चा करते हैं। देखिए ध्यान से बात करते हैं वृक्क के बारे में, किडनी के बारे में। वृक्क यानी किडनी के बारे में, वृक्क यानी किडनी। चलिए, तो सबसे पहली बात कि मानव के अंदर यानी मनुष्य के अंदर कितनी किडनी पाई जाती हैं। मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर कितनी किडनी पाई जाती है, किडनी की संख्या आपको ध्यान रखनी है। तो बाबू ध्यान रखना, मानव में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। वृक्क का मतलब किडनी, एक जोड़ी वृक्क यानी किडनी पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। अब एक जोड़ी का मतलब क्या होता है बाबू? एक जोड़ी का मतलब होता है 2। एक जोड़ी का मतलब होता है 2। कितनी पाई जाती है? 2 किडनी पाई जाती हैं, एक बाईं साइड में, एक दाईं साइड में। सबसे पहली बात तो यही है कि हमारे शरीर में, मानव शरीर में कितनी किडनी पाई जाती है बाबू? 2 किडनी पाई जाती हैं। एक जोड़ी किडनी पाई जाती हैं, 2 किडनी पाई जाती हैं। ध्यान रखना, एक जोड़ी का मतलब 2 किडनी। अब दूसरी बात आती है, ये कहाँ स्थित होती हैं? भी 2 पाई जाती है, लेकिन ये होती कहाँ है? हमारे दिमाग में होती है, कान में होती है, आंख में होती हैं, या फिर पेट में होती है? कहाँ होती हैं? तो बाबू मैं आपको बता दूं, ये जो किडनी होती हैं, ये हमारा जो आमाशय होता है, आमाशय जो मैंने आपको पढ़ाया था, आमाशय पेट में होता है आमाशय, उस आमाशय की निचली साइड पाई जाती हैं। ये आमाशय की निचली साइड, ध्यान रखना, समझना इसकी स्थिति के बारे में, इसकी स्थिति के बारे में समझना। स्थिति का मतलब ये कहाँ पर स्थित होती हैं, ये स्थित कहाँ पर होती हैं, स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखना है बाबू आपको कि जो किडनी होती हैं वो उदर गुहा में आमाशय के नीचे, आमाशय के नीचे
आमाशय के नीचे, उदर गुहा में आमाशय के नीचे कशेरुक दंड, कशेरुक दंड के दाएं व बाएं भाग में, कशेरुक दंड के दाएं व बाएं भाग में पीठ की ओर स्थित होती हैं, पीठ की ओर स्थित होते हैं, समझना इस बात को। मैंने बहुत लंबी चौड़ी बात लिखवाई है आपको, सभी बातों को आपको समझना है। सबसे पहली बात, उदर गुहा नाम मैंने लिखा है। उदर गुहा का मतलब होता है पेट। उदर गुहा का मतलब क्या होता है बाबू? पेट। यानी ये जो किडनी होती है वो कहां पर होती है? हमारे पेट में होती है। कहां पर होती है बाबू? पेट के अंदर। सबसे पहली बात, किडनी होती कहां पर है? किडनी होती है उदर गुहा में। एक नंबर बात, उदर गुहा मतलब पेट, पेट में होती है, लेकिन कहां? आमाशय के नीचे। आमाशय के नीचे, आमाशय का मतलब यहां हमारा आमाशय होता है, यहां इस आमाशय के नीचे होती है, ऊपर नहीं होती, इस पंसलियों की तरफ नहीं होती, ये नीचे होती है। किसकी साइड? किसके नीचे? आमाशय के नीचे। ध्यान रखना, पेट के अंदर आमाशय के नीचे कशेरुक दंड। कशेरुक दंड का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। कशेरुक दंड का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। समझना, देखो ये मान लो कोई व्यक्ति है, इस प्रकार से मान लो, समझा देता हूं आपको। ये व्यक्ति का पेट है पूरा, ये व्यक्ति का पेट है, यहां पर व्यक्ति के क्या है? आमाशय है, इस प्रकार से। तो आमाशय के नीचे होती हैं, इस प्रकार से, यहां आमाशय के नीचे होती हैं, ठीक, आमाशय के नीचे होती हैं। और रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, रीढ़ की हड्डी के दाएं व बाएं भाग में, रीढ़ की हड्डी आगे से जाती नहीं है, रीढ़ की हड्डी पीछे से जाती है। तो मैं ये मान लो पीछे से निकाल रहा हूं, ये रीढ़ की हड्डी, ये मान लो पीछे है, तो ये जो होती है ना, ये दोनों साइड होती है, इस प्रकार से, दाएं व बाएं भाग में दोनों साइड होती हैं। यानी हमारे पेट में होती हैं, आमाशय के नीचे होती हैं, रीढ़ की हड्डी के दाएं व बाएं भाग में होती हैं, और किस साइड होती हैं? पीठ की ओर। किस साइड होती है बाबू? पीठ की ओर होती है। कहने का मतलब ये आगे नहीं होती, किडनी आगे नहीं होती, किडनी हमारे पीछे होती हैं। किडनी कहाँ होती हैं? पीछे की साइड। आगे तो हमारी छोटी आंत बड़ी आंत वो आती हैं, पीछे छोटी आंत बड़ी आंत के पीछे क्या होती हैं? किडनी होती हैं। तो किडनी हमारे आगे नहीं होती, किडनी हमारे पीछे की साइड होती है, पीठ की तरफ होती हैं। ये 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है। उदर गुहा में, आमाशय के नीचे, कशेरुक दंड यानी रीढ़ की हड्डी के दाएं व बाएं भाग में, और इसके साथ साथ पीठ की ओर। किस साइड होती हैं? पीठ की ओर होती हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी शायद, है ना। तो आपको मैंने स्थिति बता दी, कितनी पाई जाती है वो संख्या बता दी। अब बात करते हैं इसका रंग कैसा होता है। भाई इन वृक्क का यानी किडनी का रंग कैसा होता है? तो रंग की अगर चर्चा करते हैं तो इनका रंग होता है गहरा भूरा। गहरा भूरा रंग होता है। कैसा रंग होता है? गहरा भूरा। ये जो किडनी होती हैं वो गहरे भूरे रंग की होती हैं। कैसी होती हैं बाबू? गहरे भूरे रंग की होती हैं हमारी किडनी। ध्यान रखना, गहरे भूरे रंग की हमारी क्या होती है? किडनी होती हैं। आई बात समझ में? बिल्कुल आई है बाबू, बिल्कुल आई है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। गहरे भूरे रंग की हमारी क्या होती है? किडनी होती हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम चर्चा करते हैं इससे आगे, इससे आगे बात करते हैं। अब ये कितने % अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती हैं, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। ये लगभग मानव शरीर से, ये लगभग मानव शरीर से 75 से 80%, 75 से 80% अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करती हैं, उत्सर्जन करते हैं। यानी हम वृक्क की बात करते हैं तो वृक्क जो होते हैं ना, वृक्क वो हमारे शरीर में से 75 से 80% अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। यानी हमारे शरीर में 100% अपशिष्ट पदार्थ हैं, उसमें से 75 से 80% कौन निकाल देता है? 75 से 80% तो यही किडनी निकाल देती है बाहर। किडनी 75 से 80% बाहर निकाल देती है। पीछे बचता है 25 से 20%, 20 से 25%, वो हमारे फेफड़े हो गए, हमारी बड़ी आंत हो गई, छोटी आंत, ये क्या करती है? बाहर निकालती हैं, है ना। तो 75 से 80% अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम किनका होता है? इन्हीं वृक्क का होता है, इन्हीं किडनी का होता है। यानी हमारे शरीर से सबसे ज्यादा मात्रा में अपशिष्ट पदार्थों को, हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने का काम कौन करते हैं? किडनी करती है। कौन करती है बाबू? किडनी करती हैं। आई बात समझ में? बिल्कुल आई है यहां तक। अब बात करते हैं इससे आगे, ध्यान से समझना बाबू, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये जो किडनी होती है, किडनी, इसकी आकृति कैसी होती है, यानी दिखने में कैसी होती है? ये
आकृति कैसी होती है? तो बाबू ध्यान रखना, सेम के बीज के जैसे, सेम के बीज जैसी, सेम का जो बीज होता है, सेम का बीज उसी के आकार की ये बनी होती है। अब सेम का बीज आपने आम का देखा होगा बीज इस प्रकार से, इस प्रकार से आपने आम का बीज देखा होगा, इसी प्रकार से ये किडनी बनी होती है, इस प्रकार से बनी होती है किडनी, इस प्रकार से, इस प्रकार से ये होता है सेम का बीज। इसी प्रकार से होता है सेम का बीज, सेम आपने शायद सुना होगा नाम। तो सेम का जो बीज होता है ना, उसी के आकार की क्या होती है, ये किडनी होती है, इस प्रकार से बनी होती है किडनी। आई ना बात समझ में? तो किडनी की जो आकृति होती है वो सेम के बीज की जैसी होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई किडनी की आकृति कैसी होती है या फिर वृक्क की आकृति कैसी होती है, तो आपको लिखना है सेम के बीज की जैसी। अब यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। सबसे पहले मैंने बताया कि ये कितनी पाई जाती है, 2 पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 2 पाई जाती हैं। एक स्थिति की बात करी है हमने, कहां पर पाई जाती है? उदर गुहा में, आमाशय के नीचे, कशेरुक दंड के दोनों ओर और पीठ की ओर स्थित होती हैं। उसके बाद मैंने बताया कि इनका रंग गहरा भूरा होता है। ये लगभग मानव शरीर से 75 से लेकर 80% अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती हैं। उसके साथ साथ मैंने बताया इनकी आकृति कैसी होती है, इनकी आकृति होती है सेम के बीज की जैसी। इनकी आकृति कैसी होती है बाबू? सेम के बीज की जैसी इनकी आकृति होती है। 2, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब इसको मैं मिटा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा इसको अच्छे से, स्क्रीनशॉट भी लिया होगा। अब देखना बाबू, आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करते हैं किडनी के बारे में, कुछ और बातों के बारे में। चलिए देखिए ध्यान से, सेम के बीज की जैसे इसकी आकृति है और बनावट इसकी इस प्रकार से होती है। अब समझना इंपॉर्टेंट बात, ये जो किडनी होती है, किडनी में साइड में चित्र बना देता हूं, इनका चित्र बना देता हूं यहां पर, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इस प्रकार से एक इस साइड, एक इस साइड, इस प्रकार से 2 होती हैं। ये कितनी होती हैं बाबू? 2 होती हैं। ठीक है, अब इनके बारे में समझो। इनका जो बाहरी भाग होता है, बाहरी भाग उभरा हुआ, बाहरी भाग उभरा हुआ, बाहरी भाग उभरा हुआ तथा अंदर का भाग, अंदर का भाग कुछ दबा हुआ होता है, कुछ दबा हुआ होता है, कुछ दबा हुआ होता है। आई बात समझ में? बिल्कुल आई है साहब, बिल्कुल समझ में आ गई कि इनका जो बाहर का भाग है वो तो क्या होता है, उभरा हुआ होता है, और अंदर का भाग क्या होता है, दबा हुआ होता है। आप देख सकते हैं अच्छे से, आप इनको अच्छे से देख सकते हैं कि इनका जो बाहर का भाग है वो क्या है, इनका बाहर का जो भाग है वो क्या है, उभरा हुआ है, इस प्रकार से उभरा हुआ है। देख लो, इनका जो बाहर का भाग है वो उभरा हुआ है, और इसका जो अंदर का भाग है, इसका जो अंदर का भाग है वो इस प्रकार से दबा हुआ है। देख लो, ये दबा हुआ है ना, अंदर दबा हुआ, धंसा हुआ है, और ये क्या है, उभरा हुआ है। यही बात मैंने बताई है, इनका बाहर का भाग उभरा हुआ होता है और अंदर का भाग क्या होता है, दबा हुआ होता है। चलिए अब इससे आगे चर्चा करते हैं। दबे हुए भाग में एक छिद्र पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है। दबे हुए भाग में एक छिद्र पाया जाता है। मैंने क्या बताया? दबे हुए भाग में एक छिद्र पाया जाता है, जिसे हाइलम या नाभि कहते हैं। हाइलम या फिर नाभि कहते हैं, हाइलम या नाभि कहते हैं। ध्यान रखना बाबू, मैंने क्या बताया? दबे हुए भाग में एक छिद्र पाया जाता है। जो दबा हुआ भाग होता है, दबा हुआ भाग, उसमें क्या होता है, एक छिद्र होता है। यहां पर ये जो दबा हुआ भाग है, यहां पर एक छिद्र होता है, इस प्रकार से इस साइड भी होता है। और इस छिद्र को हम क्या बोलते हैं? इस छिद्र को बोलते हैं बाबू हाइलम या फिर नाभि। ये जो भाग है, ये भाग, छिद्र वाला भाग, इसको हम क्या बोलेंगे? हाइलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइलम बोलेंगे, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है? नाभि। वो नाभि नहीं है जो हमारे पेट में होती है, वो नाभि नहीं, वो नाभि अलग है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं आपको वृक्क की बात बता रहा हूं। किडनी के अंदर की साइड एक छेद होता है, उस छेद को हम क्या बोलते हैं? हाइलम या फिर नाभि बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस हाइलम और नाभि के बारे में। हाइलम व नाभि में से क्या होता है, समझना इंपॉर्टेंट बात। हाइलम व नाभि में, हाइलम या नाभि में से वृक्क धमनी व वृक्क शिरा, वृक्क धमनी वृक्क शिरा व मूत्रवाहिनी
मूत्र वाहिनी, वृक्कशिरा व मूत्र वाहिनी प्रवेश करते हैं, मूत्र वाहिनी प्रवेश करते हैं। अब समझना इस बात को, मैंने क्या लिखवा दिया आपको, ये मैंने क्या क्या बताया कि इनके बीच में एक छेद होता है, उसको हम बोलते हैं हाइलम या फिर नाभि। इस हाइलम या नाभि में से क्या होता है, इस हाइलम और नाभि में से वृक्क धमनी, वृक्कशिरा और मूत्र वाहिनी। धमनी और शिरा के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर नाम वृक्क की बात आई है, यहाँ पर वृक्कशिरा की बात आई है। तो जो वृक्क में धमनी जाएगी उसको वृक्क धमनी बोल देंगे, और जो वृक्क में जाएगी, वृक्क में जो शिरा जाएगी उसको हम वृक्कशिरा बोल देंगे। वो है तो बात वही धमनी है जो हमने पढ़ी थी, और वो यही शिरा है जो हमने पढ़ी थी। ठीक है, इनका नाम बदल गया थोड़ा सा, क्योंकि ये कहाँ पर जाती हैं, ये प्रवेश वृक्क के अंदर करती है, इसलिए इनका नाम वृक्क धमनी और वृक्कशिरा हो गया। तो हाइलम और नाभि में से वृक्क धमनी और वृक्कशिरा अंदर प्रवेश करते हैं, इसी के साथ साथ मूत्र वाहिनी भी प्रवेश करती है। कैसे, देखिए समझना। अब हमारी जो किडनी होती है, किडनी, अब किडनी हमारी यहां पर होती है, तो ऊपर से भी धमनी आती है, ऊपर से सिर आती है, नीचे से भी धमनी आती है, और नीचे से भी क्या आती है, सिर आती है। कहने का मतलब इस प्रकार से ये हमारी महाधमनी है, इस प्रकार से महाधमनी, इस प्रकार से महाधमनी है। ये एक तो नलिका होगी धमनी की, और एक नलिका होगी बाबू किसकी, सीरा की। इस प्रकार से दो नलिकाएं होती हैं, ये हमारे पूरे शरीर में इस प्रकार से जाती हैं। लेकिन जैसे ये धमनी यहाँ पहुँचती है तो ये इस प्रकार से थोड़ी सी क्या हो जाती है, बंट जाती है। इस प्रकार से कहाँ चली जाती है, इसके अंदर चली जाती है ना। इसी प्रकार से ये चली जाती है, इसी प्रकार से ये वाली भी चली जाती है, इस प्रकार से इसके अंदर। कहने का मतलब ये धमनी है, इसकी नलिका भी यहाँ चली जाती है और इसकी नलिका भी यहाँ चली जाती है, दोनों की एक एक नलिका चली जाती है, और इसी प्रकार से इसके अंदर चली जाती है, इसी प्रकार से इसके अंदर चली जाती है बाबू, इसी प्रकार से इसके अंदर प्रवेश कर जाती है ना। और ये भी क्या है, प्रवेश इसके अंदर ही कर जाती है इस प्रकार से। कहने का मतलब दोनों साइड ये चली जाती हैं। ये धमनी थी, ये भी इधर भी चली गई, इधर भी चली गई, और ये सिरा थी, ये इधर भी चली गई और इधर भी चली गई, यानी एक एक नलिका इनसे क्या है, दोनों वृक्कों में चली जाती हैं। अब इसके साथ साथ मूत्र वाहिनी भी इसके अंदर जाती है। ये तो हमारी धमनी सिरा हो गई, और यहाँ से इस प्रकार से मूत्र वाहिनी भी जाती है, और वो इस प्रकार से नीचे आ जाती है, इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से। तो इसमें देखो क्या क्या प्रवेश करते हैं। इसमें एक तो प्रवेश करती है वृक्क धमनी, एक करती है वृक्कशिरा। ये वृक्क धमनी होगी, ये वृक्कशिरा होगी, इधर ये वृक्क धमनी, ये वृक्कशिरा, इस प्रकार से। और एक इसमें क्या प्रवेश करती है, मूत्र वाहिनी प्रवेश करती है। क्या प्रवेश करती है, मूत्र वाहिनी प्रवेश करती है। आई बात समझ में, बिल्कुल आई होगी। मैंने जो बताया है इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी वृक्क के बारे में, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी वृक्क के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले मैंने आपको वृक्क के बारे में क्या पढ़ाया, सबसे पहले मैंने आपको वृक्क के बारे में पढ़ाया कि वृक्क होता है वो कितने होते हैं, एक जोड़ी यानी दो वृक्क होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं, रंग कैसा होता है, कितने प्रतिशत अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। उसके बाद मैंने बताया इनकी आकृति कैसी होती है। इनका बाहर का भाग उभरा हुआ होता है, अंदर का भाग दबा हुआ होता है। अंदर के दबे हुए भाग में एक छेद पाया जाता है, उस छेद को हम क्या बोलते हैं बाबू, उस छेद को बोलते हैं हाइलम या फिर नाभि। हाइलम या नाभि में से वृक्क धमनी, वृक्कशिरा और हमारी जो मूत्र वाहिनी है वो प्रवेश करती हैं। आई बात समझ में, बिल्कुल आई है। इसको आपने अच्छे से लिख भी लिया होगा, अच्छे से आपने इसको लिख भी लिया होगा। अगर आपने नहीं लिखा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप लिख लेना। चलिए, तो ये बात आपको ध्यान रखनी थी बाबू, किसके बारे में, वृक्क के बारे में। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है वृक्क के बारे में। अब समझना इंपॉर्टेंट बात, अब बात बता रहा हूं मैं आपको, वृक्क बता दिया। दूसरा जो पार्ट आएगा वो किसकी बात आएगी, इस मूत्र वाहिनी की बात आएगी। ये हमारे वृक्क हैं, क्या हैं बाबू, वृक्क हैं यानी किडनी। ये हमारे वृक्क यानी किडनी है, और ये हमारी क्या है, मूत्र वाहिनी। ये क्या है, मूत्र वाहिनी। अब हम चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में, मूत्र वाहिनी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। किसके बारे में चर्चा करेंगे बाबू, मूत्र वाहिनी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग लगा लीजिए 2 नंबर, मूत्र वाहिनी। मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी, चर्चा करते हैं मूत्र वाहिनी के बारे में। मूत्र वाहिनी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहली बात, वृक्क मूत्र वाहिनी में खुलते हैं। 1 नंबर बात है जो आपको ध्यान रखनी है, वृक्क मूत्र वाहिनी में खुलते हैं। वृक्क मूत्र वाहिनी में खुलते हैं, वृक्क मूत्र वाहिनी में खुलते हैं। 1 नंबर बात, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वृक्क जो है, किडनी जो है,
वो खुलती कहां पर है? मूत्र वाहिनी में। खुलने का मतलब क्या होता है? खुलने का मतलब अपना सामान देना। अब इनके पास क्या सामान है? इनके पास मूत्र है, इनके पास अपशिष्ट पदार्थ हैं। तो वो अपशिष्ट पदार्थ सबसे पहले कहां जाता है? तो वो अपशिष्ट पदार्थ सबसे पहले इसी मूत्र वाहिनी में जाता है, सबसे पहले इसी मूत्र वाहिनी में जाता है। यानी कहने का मतलब वृक्क जो है ना, वृक्क अपना सामान सबसे पहले किसको देगा? वृक्क अपना सामान सबसे पहले मूत्र वाहिनी को देगा। किसको देगा बाबू? मूत्र वाहिनी को देगा। आई बात समझ में? बिल्कुल आई है कि जो वृक्क है, वृक्क वो अपना सामान सबसे पहले किसको देता है? वृक्क अपना सामान सबसे पहले मूत्र वाहिनी को देता है। किसको देता है बाबू? मूत्र वाहिनी को देता है। ठीक है, अपना सामान मूत्र वाहिनी को दे दिया। इसीलिए मैंने क्या बताया कि वृक्क मूत्र वाहिनी में खुलते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, मानव शरीर में कितनी मूत्र वाहिनियां पाई जाती हैं? इनकी संख्या की बात करें मानव शरीर में तो इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। इसमें से एक को बोलते हैं दाई मूत्र वाहिनी, एक का नाम है दाई मूत्र वाहिनी, दाई मूत्र वाहिनी, और दूसरी का नाम है बाबू बाई मूत्र वाहिनी, बाई मूत्र वाहिनी, दाई मूत्र वाहिनी, और दूसरी का नाम है बाई मूत्र वाहिनी। यानी 2 मूत्र वाहिनियां पाई जाती हैं, जिनका एक का नाम दाई और एक का नाम क्या है? बाई। चलिए अब बाबू मैं आपको बता दूं, ये जो मूत्र वाहिनी होती है, मूत्र वाहिनी, इनकी भित्ति जो होती है वो मोटी होती है और इनकी गुहा संकरी होती है। वो मैं आपको समझाऊंगा होता क्या है, समझना इसके बारे में। इनकी भित्ति का मतलब होता है बाबू दीवार। इनकी भित्ति मतलब दीवार। इनकी भित्ति यानी दीवार मोटी होती है, मोटी, तथा इनकी दीवार यानी भित्ति मोटी तथा दीवार मोटी यानी भित्ति मोटी तथा गुहा संकरी होती है। गुहा संकरी होती है, गुहा संकरी होती है। आई ना बात समझ में? बिल्कुल आई है। बिल्कुल सिंपल सी बात मैंने बताई कि इनकी जो भित्ति होती है, भित्ति वो तो क्या होती है? इनकी भित्ति तो होती है मोटी और इनकी गुहा जो होती है वो संकरी होती है। कैसे समझना? मान लो ये मूत्र वाहिनी है, इस प्रकार से मान लो ये मूत्र वाहिनी है, तो इनके जो अंदर का जो छेद होता है ना वो तो होता है बिल्कुल पतला सा, है ना, और इसकी जो दीवार होती है ना, ये दीवार मोटी होती है इस प्रकार से। ये दीवार इस प्रकार से क्या होती है? मोटी, इस प्रकार से। ये इसकी दीवार है इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा मतलब गहरा नहीं हुआ, समझ लेना। ये दीवार और ये तो दीवार, ये तो मोटी है और इसकी जो गुहा है अंदर की जो ये छेद है, ये छेद क्या है? पतला है। इनका छेद तो क्या होता है? संकरा यानी पतला होता है। और दीवार यानी इसकी जो भित्ति है वो क्या होती है? मोटी होती है। इसकी मोटी क्या होती है? दीवार, और इसकी गुहा क्या होती है? संकरी होती है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? मूत्र वाहिनी की बात कर रहा हूं। और ये हमारी मूत्र वाहिनियां है, एक का नाम दाई मूत्र वाहिनी, एक का नाम बाई मूत्र वाहिनी। आई बात समझ में? सॉरी, बिल्कुल आ गई होगी। अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी थी बाबू, किसके बारे में? मूत्र वाहिनी के बारे में। तो मैंने आपको वृक्क का टॉपिक करवा दिया, मैंने आपको मूत्र वाहिनी का टॉपिक करवा दिया। अब हम चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? इससे अगले वाले पार्ट के बारे में। और अगला पार्ट आता है यहाँ पर मूत्राशय। क्या आता है? इस प्रकार से आता है भाग, एक और भाग आता है इस प्रकार से, जिसको हम बोलते हैं मूत्राशय। ये जो भाग है ना, ये भाग, ये थैली, इस थैली को बोलते हैं मूत्राशय। क्या बोलते हैं? मूत्राशय बोलते हैं। तो इसी मूत्राशय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आपको वृक्क और मूत्र वाहिनी के बारे में समझ में आया है। अब हम चर्चा करते हैं मूत्राशय के बारे में। एक बात और ध्यान रखना, ये जो हमारी मूत्र वाहिनी होती है, मूत्र वाहिनी में एक गति पाई जाती है। मूत्र वाहिनी में एक गति पाई जाती है, कर्माकुंचन गति, कर्मानुकुंचन गति। कर्मानुकुंचन गति से मूत्र वाहिनी में, कर्मानुकुंचन गति से मूत्र वाहिनी में कर्मानुकुंचन गति से मूत्र वाहिनी में मूत्र आगे से आगे गति करता है, आगे से आगे गति करता है, आगे से आगे गति करता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि कौन सी गति से? कर्मानुकुंचन गति से। कर्मानुकुंचन गति से जो मूत्र वाहिनी है, कर्मानुकुंचन गति से मूत्र वाहिनी के अंदर मूत्र आगे से आगे गति करता है। यानी ये जो मूत्र वाहिनी होती है इसमें कौन सी गति पाई जाती है? कर्मानुकुंचन गति पाई जाती है। अब ये कर्मानुकुंचन गति होती क्या है? कर्मानुकुंचन का मतलब कर्म से इस प्रकार से संकुंचन होना, पहले ऊपर से सिकुड़ेगी, फिर नीचे से इस प्रकार से मूत्र को आगे से आगे लेके जाती है ये।
तो कर्मानुकुंचन गति के द्वारा मूत्र वाहिनी में जो मूत्र होता है वो क्या करता है, आगे से आगे गति करता है। कर्मानुकुंचन गति के द्वारा मूत्र वाहिनी में क्या करता है, आगे से आगे गति करता है और कहाँ आ जाता है, मूत्राशय में आ जाता है। अब हम चर्चा करने वाले हैं बाबू किसके बारे में, मूत्राशय के बारे में। इन बातों को आपने लिख लिया होगा। अब चलिए बात करते हैं मूत्राशय के टॉपिक के बारे में। मूत्राशय क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं, ध्यान से समझना मूत्राशय के बारे में। चलिए 3 नंबर है मूत्राशय, ठीक है। अब देखो मूत्राशय क्या है। सबसे पहली बात तो वही है कि जो मूत्र वाहिनियां होती हैं वो अपना सामान कहाँ देती हैं, मूत्राशय में देती हैं। कहने का मतलब वर्ग तो अपना सामान मूत्र वाहिनी को देते हैं और मूत्र वाहिनी उस सामान को कहाँ ले आती हैं, मूत्राशय में। कहने का मतलब वर्ग तो मूत्र वाहिनी में खुलते हैं और मूत्र वाहिनियां कहाँ खुलती हैं, मूत्राशय में खुलती हैं। मूत्र वाहिनियां मूत्राशय में खुलती हैं, मूत्राशय में खुलती हैं। कहने का मतलब ये जो मूत्र वाहिनियां होती हैं ये अपना सामान यानी अपने मूत्र को कहाँ पर लेके आती हैं, मूत्राशय के अंदर लेके आती हैं, यानी पेशाब की थैली में लेके आती हैं। कहाँ लेके आती हैं, पेशाब की थैली में लेके आती हैं। तो मूत्र वाहिनियां मूत्राशय में खुलती हैं, 1 नंबर बात। दूसरी बात आपको मूत्राशय के बारे में ध्यान रखना है कि जो मूत्राशय होता है वहां पर होता क्या है, मूत्राशय में मूत्र का संग्रह होता है। क्या होता है, मूत्र का संग्रह होता है ना, मूत्र का संग्रह होता है। संग्रह का मतलब ये इकट्ठा होता है यहाँ पर मूत्र, बार ये पूरे दिन चलती रहती है मूत्र वाहिनी, थोड़ा थोड़ा क्या करके लेके आती है, मूत्र लेके आती है और 3-4 घंटे के बाद ये पूरी भर जाती है। तब हमें पेशाब की दिक्कत होने लगती है, तब हम पेशाब करने जाते हैं ना। तो ये इसी की वजह से जाता है, यानी ये जो मूत्र वाहिनी है पूरे दिन अपने काम करती रहती हैं। ये पूरे दिन अपना सामान मूत्र वाहिनी को देगी और मूत्र वाहिनी थोड़ा मूत्र करके और इसको ले आके भर देती हैं, यहाँ पर इसको भर देती हैं और इसके द्वारा हम क्या कर देते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो यही है वो पेशाब की थैली, यही है वो मूत्राशय जो क्या करता है, मूत्र का संग्रह करता है, यानी मूत्र को क्या करता है, इकट्ठा करता है और समय समय पर इसको क्या कर देता है, त्याग भी देता है, समय समय पर इसको त्याग भी देता है। तो इसका कोई ज्यादा और बातें नहीं है मूत्राशय के बारे में, आपको 2 ही बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, मूत्र वाहिनी अपना जो मूत्र वो कहाँ लेके आएंगी, मूत्राशय में लेके आएंगी। मूत्राशय क्या करेगा बाबू, मूत्राशय उस मूत्र को संग्रहित कर लेगा, उस मूत्र को क्या कर लेगा, उस मूत्र को अपने पास स्टोर कर लेगा, अपने पास उसको इकट्ठा कर लेगा और समय समय पर हम क्या कर देते हैं, उसी मूत्राशय से क्या कर देते हैं, उस मूत्र को बाहर निकाल देते हैं। इतनी सी बात आपको मूत्राशय के बारे में ध्यान रखनी थी। अब हम 4 नंबर चर्चा करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करने वाले हैं बाबू मूत्र मार्ग के बारे में। किसके बारे में, मूत्र मार्ग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मूत्र मार्ग क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। मूत्र मार्ग 4 नंबर है, मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग की चर्चा करते हैं। मूत्र मार्ग क्या है, देखिए ये जो मूत्राशय होता है, मूत्राशय का आगे का सिरा एक पतली नलिका में विभाजित हो जाता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग बोलते हैं। समझना, मूत्राशय का अंतिम सिरा एक पतली नलिका में विभाजित हो जाता है, एक पतली नलिका में विभाजित हो जाता है। जो मूत्राशय है, मूत्राशय का अंतिम जो सिरा होता है, अंतिम जो भाग होता है वो एक पतली नलिका में विभाजित हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। आइए बात समझ में, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो मूत्राशय होता है, हमारा मूत्राशय, इसका अंतिम भाग यानी अंतिम जो छोर होता है, अंतिम जो सिरा होता है वो एक इस प्रकार से पतली नलिका में विभाजित हो जाता है और इसी पतली नलिका को हम क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, मूत्र मार्ग बोलते हैं। इसी पतली नलिका को मूत्र मार्ग कहा जाता है, इसी पतली नलिका को क्या कहा जाता है, मूत्र मार्ग कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ये। चलिए अब हम चर्चा करते हैं इससे आगे। मूत्र मार्ग के बारे में ये बात हो गई। अब ये जो मूत्र मार्ग है बाबू, मूत्र मार्ग के द्वारा क्या होता है, मूत्र मार्ग के द्वारा आपको पता ही है, मूत्र को निष्कासित किया जाता है, मूत्र को निष्कासित किया जाता है। निष्कासित का मतलब शरीर से बाहर छोड़ा जाता है,
निष्कासित करने का मतलब शरीर से बाहर छोड़ा जाता है किसको? मूत्र को। तो मूत्र को निष्कासित करने का मतलब मूत्र को शरीर से बाहर छोड़ना। अब हम शरीर से बाहर मूत्र को किसके द्वारा छोड़ते हैं? इसी मूत्र मार्ग के द्वारा छोड़ते हैं। किसके द्वारा छोड़ते हैं बाबू? मूत्र मार्ग के द्वारा छोड़ते हैं, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी थी किसके बारे में? मूत्र मार्ग के बारे में। ये बात आपको ध्यान रखनी थी वृक्क, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय के बारे में। हमारा जो उत्सर्जन तंत्र था, उत्सर्जन तंत्र का की जो बनावट थी ना, वो कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए ये, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बिल्कुल ले लिया होगा। तो ये हमारा था मूत्र, मतलब जो हमारा उत्सर्जन तंत्र था उसकी बनावट, मानव उत्सर्जन तंत्र की बनावट हमने पढ़ ली। अब देखिए बाबू, मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगला जो टॉपिक आएगा ना वो आएगा इस वर्ग से संबंधित। फिर से ये जो वर्ग होता है ये तो हमने इसकी नॉर्मल बात की है, अब इसके अंदर भी कुछ ना कुछ होता है। इस प्रकार से इसके अंदर भी कुछ ना कुछ होता है, उनकी चर्चा करेंगे। और इनके अंदर जो ये संरचनाएं होती है ना, उन संरचनाओं को बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं बाबू? नेफ्रॉन बोलते हैं। इन वृक्क के अंदर जो इस प्रकार से छोटे छोटे जो संरचनाएं होती हैं, उन संरचनाओं को बोलते हैं नेफ्रॉन। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? नेफ्रॉन के। भाई मूत्र, हमारा जो उत्सर्जन तंत्र काम किस प्रकार से करता है? उत्सर्जन तंत्र में महत्वपूर्ण कार्य किसका होता है? इसी वृक्क का होता है। अब ये काम कैसे करता है, इसकी क्रियाविधि पढ़नी है। तो काम ये नहीं करता, काम इसके अंदर जो पाया जाता है ना वही करता है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? नेफ्रॉन पाया जाता है। तो पहले मैं आपको नेफ्रॉन की बनावट बताऊंगा, नेफ्रॉन किस प्रकार से बना होता है। फिर मैं आपको नेफ्रॉन के काम करने की कार्य प्रणाली बताऊंगा, कार्य प्रणाली या फिर क्रिया विधि बताऊंगा, यानी ये काम किस प्रकार से करता है। तो अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा नेफ्रॉन के बारे में। किसके बारे में बाबू? नेफ्रॉन के बारे में अगला टॉपिक आएगा, वो भी इंटरेस्टिंग होगा, वो भी इंटरेस्टिंग होगा। नेफ्रॉन के बारे में सबसे पहले बनावट पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? कार्य प्रणाली पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि हमें उत्सर्जन तंत्र की क्रिया विधि पढ़नी है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? इसके अंदर क्या होता है वही बात पढ़नी पड़ेगी। और इसके अंदर जो संरचनाएं होती है ना, उन संरचनाओं को बोलते हैं नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन की बनावट पढ़ेंगे और उसके बाद इसकी क्रिया विधि पढ़ेंगे। आपके चैप्टर में है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं यहां तक मैंने जो करवाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, मजा आपको आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। या आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं ज्ञान का अड्डा, जिससे कि हमारा PDF वगैरह आपको मिल सके। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है हर क्षेत्र में। 10th क्लास में भी कंपटीशन है। आप जब तक कंपटीशन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक आप कंपटीशन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। आपके जो भी प्रतिद्वंदी हैं, आपके पास जो भी आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं, 10th क्लास में पढ़ते हैं, उनका आपको मुकाबला करना है। वो अगर 2 घंटे पढ़ते तो आपको 3 घंटे पढ़ना है। वो अगर साइंस मेरे से पढ़ते तो आपको भी मेरे से पढ़नी है। मेरे से कहने का मतलब मेरे जैसे जो पढ़ाता है उससे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ो दमदार तरीके से, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना वैसे ही पढ़ो, अगर आपको साइंस याद रखनी है तो। और दोस्तों, अगर आप साइंस, मैथ और इंग्लिश को कवर कर लेते हो तो आपकी किसी भी एग्जाम में, किसी भी आगे के एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, 10th क्लास की नहीं, आगे जब आप नौकरी लगोगे ना तब भी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी, तब भी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। और दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आज का जो टाइम है वो टाइम पढ़ाई का है। पहले काम चल जाता था अगर हम नहीं पढ़ते थे तो, लेकिन आज के दिन हमें पढ़ना पड़ता है, दमदार तरीके से हमें तैयारी करनी पड़ती है। अगर आपके 10th क्लास में अच्छे नंबर आते हैं तो आप अच्छे से स्कूल में जाओगे 12th क्लास में, 11th 12th के लिए, और उसमें आप अच्छा सब्जेक्ट चूज करोगे, फिर आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, आपको नौकरी अच्छी मिलेगी। तो पूरी जिंदगी में सुधार आ सकता है अगर आप ये 10th क्लास अच्छे से पढ़ते हो। और 10th क्लास में ज़्यादा कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ना उसी प्रकार से पढ़ो, और हम दावा करते हैं आपसे कि पूरा सिलेबस हम आपको देने वाले हैं। 10th क्लास का पूरा सिलेबस हम आपको देने वाले हैं, चाहे वो साइंस हो, चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, सामाजिक हो, हिंदी हो, संस्कृत हो। हिंदी संस्कृत की क्लास भी शुरू कर देंगे, टेंशन मत लो। लेकिन पूरा सिलेबस हम आपको देने वाले हैं, पूरे दमदार तरीके से देने वाले हैं। कोई भी कमी हम नहीं छोड़ेंगे हमारी तरफ से, 1% भी कमी हम नहीं छोड़ने वाले हैं। आपको भी दमदार तरीके से तैयारी करनी है, अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। आप सपने देखते होंगे मेरे 90% आ जाए, मेरे 80% आ जाए। सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन सपनों को साकार भी करना पड़ता है। और सपनों को साकार करने के लिए, सपनों को पाने के लिए आपको दिन रात की नींद त्यागनी पड़ेगी, दिन रात की नींद त्यागनी पड़ेगी, भूख प्यास को त्यागना पड़ेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी मंजिल दिखाई देगी ना, आपकी मंजिल दिखाई देगी, उस मंजिल को पाने की आप कोशिश करोगे तभी आप सक्सेस होगे। अगर आप ये सोच लो कि मेरे 90% आएंगे
तो 90% ऐसे नहीं आएंगे। 90% आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम जो आपको मेहनत करवाते हैं ना, उनसे 4 गुना ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तब आपके 90% आएंगे। बिल्कुल आ सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि अगर साइंस की बात करें तो साइंस में 95% से ऊपर गारंटी मैं लेता हूं। अगर मैं आपको जैसे तैयारी करवा रहा हूं वैसे अगर आप तैयारी करते हो तो इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये नोट्स जब आप रिवीजन करोगे ना तब आपको बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे, आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। कभी भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साइंस के अंदर इन नोट्सों को पढ़ लीजिए, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये मैं आपसे दावा करता हूँ। बस ज़रूरी है तो एक जुनून की, एक मेहनत की जो आपके पास है, बिल्कुल है, लेकिन आप करना नहीं चाहते, वो बात अलग है। आपको करनी है बाबू, करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दौर कुछ और है, ये दौर कुछ और है। इस दौर में आपको कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, तो पहले कुछ करना पड़ेगा। और करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, और वो भी दिल लगा के मेहनत करनी है। जो काम आप अन्य काम करते हो, जैसे खेलने में आप दिल लगाते हो, है ना, मोबाइल चलाने में आप दिल लगाते हो, उसी प्रकार का दिल, उसी प्रकार का जुनून अगर आपके पास पढ़ाई में होगा तो आप बिल्कुल सक्सेस हो जाओगे। उम्मीद करता हूँ मेरा लिया हुआ लेक्चर आपको पसंद आता है, मैं जो भी आपको पढ़ाता हूँ वो आपको पसंद आता है, आप लिखते भी होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की इस क्लास को यहीं प्रूफ करते हैं। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लव यू सभी को, थैंक यू, बाय बाय।